Hello students, welcome to our lecture series Advanced Web Programming। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम यूनिट 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर, अपाचे टॉमकैट एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर वेब सर्वर टू रन JSPN सर्वलेट, इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड इसमें सेकेंड टॉपिक एक और है दैट इज डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो बेसिकली आज की जो हमारी यूनिट है यूनिट 2, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज पार्ट 1 चलेगा क्योंकि ये लेंदी यूनिट है, इसको हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हैं टॉमकैट दैट इज आवर वेब सर्वर एंड हाउ टू यूज और कॉन्फ़िगर वेब सर्वर फॉर रनिंग JSPN सर्वलेट। इसको मैंने और सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। ठीक है, तो जब हम यूज की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ वेब एप्लीकेशन। कैसे एक वेब एप्लीकेशन वर्क करती है, क्या इसमें फ्लो होता है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स एंड एग्जांपल्स क्या होते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट दैट, राइट। आफ्टर दैट हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे दैट इज अपाचे टॉमकैट। ठीक है, व्हाट इज टॉमकैट, हाउ टू कॉन्फ़िगर टॉमकैट एंड हाउ टू यूज टॉमकैट फॉर JSP एंड सर्वलेट एप्लीकेशन। ठीक है, एंड एट द एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। इसमें हम सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वेब सर्वर मींस उसका यूज क्या है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं और वेब एप्लीकेशन के ओवरव्यू के बारे में हम एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है, so what are web applications? These are standalone application which runs over internet। सिंपल वर्ड में बोले तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन है जो बेसिकली ओवर इंटरनेट मींस ओवर HTTP रन करते हैं। ठीक है, HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट को रन करने में हमारी हेल्प करता है। आपने साइट्स देखी होंगी जैसे गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या है, वो एग्जाम्पल ऑफ वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन दैट इज डिजाइंड टू रन ओवर द इंटरनेट, राइट। अब बेसिकली कोई भी वेब एप्लीकेशन एक 3 टियर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एप्लीकेशन होती है। ठीक है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 टियर होता है। 3 टियर का मतलब क्या है यहाँ पे, 3 टियर मीन्स जो 3 डिफरेंट एरियाज को कन्वर्ज करके बनी हो। ठीक है, पहला जो हमारा इसमें कंपोनेंट है वो दैट इज क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट सर्वर एंड एट द एंड डेटाबेस। तो ये 3 लेयर जब कंबाइंड होती हैं तो ये क्या, ये बेसिकली एक 3 टियर आर्किटेक्चर को बिल्ड करती हैं। ठीक है, अगर इन तीनों को और हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इसको हम टोटल 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज HTTP सर्वर। HTTP सर्वर, अभी HTTP सर्वर क्या होता है उससे पहले हम जान लें HTTP क्या होता है। HTTP is a protocol that is used to run hypertext language। ठीक है, hypertext means हमारी HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसके अलावा जो हमारी सर्वर बेस्ड लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, JSP है, सर्वलेट है एंड PHP, पाइथन। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके हाइपरटेक्स्ट हैं। तो जो सर्वर इन हाइपरटेक्स्ट को केटर करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं HTTP सर्वर। आफ्टर दैट सेकेंड चीज है HTTP क्लाइंट। ठीक है,
ऐसे क्लाइंट, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट जो हमें HTTP के कोड को व्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दिस इज प्रेजेंटेशन लेयर, जो प्रेजेंट करते हैं HTTP कोड को, एंड जो प्रोसेस करते हैं HTTP कोड को उसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्यू एंड ये हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट थर्ड टियर इज डेटाबेस, जो आपकी जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती हैं उनको प्रोसेस करके आउटपुट गैदर करने में हेल्प करता है, दैट इज डेटाबेस। कोई भी ऑपरेशन है, ठीक है, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, देन अपडेट, डिलीट, ठीक है, रिकॉर्ड, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। लाइक अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, लेट्स सपोज, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजर सिस्टम, तो इसमें हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स विल बी सेव ओवर डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस में सेव होंगी। अब अगर उनको व्यू करवाना है, हमें उनको रिट्रीव करवाना है, स्टूडेंट की हमें डिटेल अगर व्यू करनी है, ठीक है, तो किसके थ्रू होगी, हमें डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी। किस टाइप की ऑपरेशन, ठीक है, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आइदर हमें सेलेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या इंसर्ट करना पड़ेगा, और अपडेट और डिलीट। तो जितने भी हमारे डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन होंगे दैट इज DML। नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स। एंड सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स क्या होते हैं। क्लाइंट साइड ऐसे प्रोग्राम्स जो बेसिकली आपके HTTP क्लाइंट के ऊपर रन होते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन इससे है, जितने भी क्लाइंट साइड प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट पर रन होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे क्लाइंट का मतलब क्या है कि आपके ब्राउजर्स, जितने भी आप ब्राउजर यूज करते हैं वो सारे के सारे आपके क्लाइंट हैं, और उसके ऊपर जितने भी आपके प्रोग्राम रन होते हैं वो क्या है, क्लाइंट साइड प्रोग्राम, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं HTML, आफ्टर दैट CSS, देन जावास्क्रिप्ट JS, jQuery, Angular JS, ठीक है, एंड बैकबोन JS। तो मल्टीपल टाइप के JS हैं, jQuery, ठीक है। इनको रन करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, HTTP क्लाइंट की, ठीक है। एंड एट द एंड सर्वर साइड प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो हमारे सर्वर पर रन होते हैं उनको हम सर्वर साइड प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन है बेसिकली HTTP सर्वर से। यहाँ पे हम JSP, सर्वलेट, PHP, पाइथन, C#, ये सारे प्रोग्राम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे HTTP सर्वर की बात करें तो इसमें हमारा अपाचे का अपना इनबिल्ट एक HTTP सर्वर है। देन अपाचे एंड टॉमकैट, ठीक है, ये भी एक सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट अपना एक इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर प्रोवाइड करती है, जो आपकी विंडोज़ में इनबिल्ट प्रेजेंट होता है, आपको सिर्फ उसको इनेबल करना है। नेक्स्ट इज Nginx, ये आपका प्योरली वेब सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। एंड गूगल भी अपना एक वेब सर्वर प्रोवाइड करती है, दैट इज GWS, ठीक है। इसी तरह हमारे बहुत सारे वेब सर्वर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज HTTP क्लाइंट। क्लाइंट में हम जितने भी ब्राउजर यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड एट प्रेजेंट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। नेक्स्ट इज मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एंड सफारी दैट इज यूज्ड इन मैकओएस। नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस में हम ओपन सोर्स MySQL भी यूज कर सकते हैं, पोस्टग्री भी यूज कर सकते हैं, Oracle, IBM का अपना DB2 है उसको भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी यूज कर सकते हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हमारे ऑफिस पैकेज के अंदर आता है उसको भी हम एज ए डेटाबेस वी कैन यूज इन आवर एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज क्लाइंट साइड प्रोग्राम, ठीक है। क्लाइंट साइड प्रोग्राम में हम HTML लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, VB स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, फ्लैश एंड अदर लैंग्वेजेस, दोज आर यूज्ड ओवर ब्राउजर, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सर्वर साइड प्रोग्राम्स। इसमें हम जावा सर्वलेट का यूज कर सकते हैं, JSP का। JSP बेसिकली क्या होती है, जावा सर्वर पेजेस। ASP ये बेसिकली आपकी विंडोज के लिए हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। देन PHP, पर्ल, पाइथन, CGI, C#, these all are server side प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which runs over HTTP सर्वर, ठीक है।
तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी आपको कंपोनेंट इससे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताए थे, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ये पांचों के पांचों कंपोनेंट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, उसके बारे में एक मैंने यहाँ पे डायग्राम इंटरनेट से उठाया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम HTTP सर्वर की। तो HTTP सर्वर बेसिकली आपके जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वाया क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट है। क्लाइंट मीन्स ब्राउजर। लेट सपोज आपने क्या किया, आपने ब्राउजर पे कोई यूआरएल टाइप किया, ठीक है, google.com, ठीक है, इसको आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये जो गूगल का पेज है वो किस चीज पे क्रिएटेड है, वो आइदर इन HTML, ठीक है, और JSS भी हो सकती है उसमें, ठीक है, CSS भी हो सकती है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर चलने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं वो बेसिकली क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स कहलाते हैं, और वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप गूगल को हिट करेंगे तो ब्राउजर मींस आपका जो क्लाइंट है वो इस क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग को प्रोसेस करेगा, ठीक है, कि मुझे कौन सी रिक्वेस्ट हिट करनी है और अपना डेटा, कौन सा डेटा पास करना है, ठीक है। तो वो होता है हमारा रिक्वेस्ट मैसेज, और ये सारे के सारे चलते हैं ओवर HTTP, ठीक है। HTTP आपका प्रोटोकॉल है, और अंडरलाइन जो आपके रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करता है वो आपका TCP है, और किस पे चलता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलता है, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट जब क्लाइंट से आती है तो वो हिट करती है सर्वर पे। सर्वर बेसिकली क्या है, जो भी आप google.com हिट कर रहे हैं उससे वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे फिजिकली किस सर्वर पे लैंड करना है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई होता है होस्ट नेम एंड पोर्ट से। तो रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जाएगी, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, होस्ट नेम लैंड करेगा किसी मशीन पे विद द हेल्प ऑफ पोर्ट, किस पोर्ट पे लिसन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड करने के बाद जो भी उस एक्शन या उस रिक्वेस्ट में प्रोसेसिंग आपने लिखी हुई है वो उस सर्वर साइड प्रोग्राम को एक्सेस करेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या हो सकता है कि HTML के अंदर इनबिल्ट आपके सर्वर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, विच मीन्स आप वहाँ पे JSP का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपने क्लाइंट साइड प्रोग्राम के अंदर अपनी JSP इंक्लूड की है, और वो जब ये यहाँ पे रिक्वेस्ट गई तो उसने उस JSP को कन्वर्ट करके सर्वलेट की फॉर्म में एक्सेस कर लिया, ठीक है। माइट भी ये भी हो सकता है कि उसके अंदर डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लिखी हो तो डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और माइट भी अनदर एप्लीकेशन पे भी वो हिट जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी रिक्वेस्ट जब यहाँ पे मिलेगी तो वो प्रोसेस होगी, ठीक है। इस पूरे वेब सर्वर के थ्रू आपका ये प्रोसेस और ये ऑपरेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स बनेगा। लेट सपोज आपकी क्वेरी थी कि आपको जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में उनकी डिटेल्स को व्यू करना है, तो आपने google.com में शो स्टूडेंट नाम के, लेट सपोज google.com नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक वेबसाइट है, उस पर आपने हिट किया, देन उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स एक लिंक है उस पर क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा यहाँ पे, वो होस्ट नेम और पोर्ट की हेल्प से आपके सर्वर को आइडेंटिफाई करेगा, देन यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू वो सारे के सारे रिकॉर्ड लेके आएगा, उनको अगेन प्रोसेस करेगा, एंड एट द एंड रिस्पॉन्स मैसेज क्रिएट करके वो दोबारा क्लाइंट को रिटर्न बैक कर देगा, ठीक है। और क्लाइंट उसको अपने हिसाब से व्यू करने में हेल्प करेगा। माइट भी आपने टेबुलर फॉर्म में उसको व्यू करवाया हो, तो यहाँ पे हमें टेबल की फॉर्म में आपके सारे के सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो वेब एप्लीकेशन का कंपोनेंट, जितने भी पांचों कंपोनेंट मैंने बताए थे वो इस तरीके से वर्क करते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका HTTP क्लाइंट, जो कि है आपका ब्राउजर, ठीक है। देन उसमें जितने भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं दैट इज नोन एज क्लाइंट साइड प्रोग्राम। आफ्टर दैट क्लाइंट साइड, द HTTP क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू HTTP सर्वर। अब HTTP सर्वर आपको कोई भी हो सकता है, अपाचे टॉमकैट, अपाचे वेब सर्वर, nginx और IIS, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, JBoss,
वहां पे क्या होगा, आपके जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी आई हैं वो यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगी, आपके नेक्स्ट कंपोनेंट डेटाबेस से इंटरेक्शन करेंगी और उसका रिस्पॉन्स बना के दोबारा से क्लाइंट को भेज देंगे। तो दिस इज तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, कैसे वेब एप्लीकेशन वर्क करती है। दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज सेकेंड कंपोनेंट, दिस इज थर्ड कंपोनेंट, राइट। दिस इज फोर्थ कंपोनेंट एंड एट द एंड फिफ्थ डेटाबेस। तो ये आपके 5 कंपोनेंट हैं जिनके कोऑर्डिनेशन से आपकी एक पूरी वेब एप्लीकेशन वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपका एक 3 टियर आर्किटेक्चर है। 1 2 को कंबाइन करके आपका फर्स्ट टियर बनता है, टियर 1, ठीक है। टियर 1 बनता है, देन एचटीटीपी सर्वर और सर्वर साइड प्रोग्राम को मिला के आपका क्या बनता है, टियर 2 बनता है एंड डेटाबेस इज कंसीडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट थर्ड टियर, ठीक है। तो ये आपके 3 टियर हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम 3 टियर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लें, मैंने जरा सा आपको ओवरव्यू करवाने के लिए यहाँ पे ओएसआई की लेयर के जितनी भी लेयर्स हैं उनके बारे में भी बता रखा है। तो कहाँ पे टीसीपी वर्क करता है, टीसीपी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है एंड एचटीटीपी इज लाइज इन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एचटीटीपी अगर एस है तो वो सिक्योर्ड एसएसएल की हेल्प से आपके सर्वर को हिट करता है, ठीक है। तो एसएसएल कहाँ पे लाई करेगा, प्रेजेंटेशन पे। तो बेसिकली ये आपकी सारी लेयर हैं, पीडीएनटीएसपी है, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो इनको याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरल क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई, ठीक है। तो इसको आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा भी होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि एचटीटीपी कहाँ लाई करता है, टीसीपी कहाँ लाई करता है एंड आईपी कहाँ पे लाई करता है, ये मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक यूज केस यहाँ पे जो मैंने अभी तक बताया है उसी को मैंने एक यूज केस के हिसाब से यहाँ पे स्टेप वाइज जॉट डाउन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, वाया वेब ब्राउजर दैट इज एचटीटीपी क्लाइंट एक यूआरएल रिक्वेस्ट को हिट करेगा, ठीक है। वो यूआरएल रिक्वेस्ट एचटीटीपी सर्वर पे लैंड करेगी जिससे आपका सर्वर या वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट एचटीटीपी सर्वर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करके आपके एचटीएमएल फॉर्म को रिटर्न करेगा, मतलब क्लाइंट साइड प्रोग्राम को दोबारा से जो भी प्रोसेसिंग करके जो भी रिस्पॉन्स आया होगा उस रिस्पॉन्स को क्लाइंट साइड प्रोग्राम पे बंडल करके वो उसको रिटर्न कर देगा। तो एट द एंड वो क्लाइंट के ब्राउजर पे लोड हो जाएगी, ठीक है। दैट इज सेकेंड स्टेप। अब जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें माइड भी हो सकता है कि आप क्वेरी पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेरी पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं। आपने लेट सपोज आपका एक लॉगिन पेज है, यूजर नेम और पासवर्ड आपने पास किए, तो वो पार्ट ऑफ आपके क्वेरी क्राइटेरिया हो जाएंगे, ठीक है। और सबमिट बटन के हिट पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली क्लाइंट साइड प्रोग्राम सेंड करते हैं सर्वर साइड प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने सेंड किया फ्रॉम एचटीटीपी क्लाइंट टू वेब सर्वर। तो ये जब जाएंगे तो ये एक सेलेक्ट क्वेरी वहाँ पे फॉर्म होगी एट द एंड डेटाबेस में, जो आपके क्वेरी पैरामीटर हैं उसके थ्रू आपका एक रिस्पॉन्स बन के आएगा और वही रिस्पॉन्स आपके एचटीटीपी क्लाइंट पे लोड हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वर साइड प्रोग्राम क्या करेगा, उन क्वेरी पैरामीटर को रिसीव करेगा, देन डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड एट द एंड क्वेरी के रिजल्ट क्लाइंट साइड प्रोग्राम की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। तो क्लाइंट साइड प्रोग्राम क्या करेगा, वो क्वेरी रिजल्ट को ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा। तो ये आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी एक प्रोसेस फिनिश हो गई, ठीक है। देन वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट को केटर करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा यूज केस है जो हमने इससे पहले डायग्राम में देखा था, वही मैंने आप यहाँ पे स्टेप वाइज जॉट डाउन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वेब सर्वर। अभी हमने देखा व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, अब हम देख रहे हैं व्हाट इज वेब सर्वर, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी वेब सर्वर होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं
आपके सर्वर साइड प्रोग्राम्स को। सिंपल वर्ड्स में, HTTP सर्वर और वेब सर्वर आर those software which execute server side programs in simple word। ठीक है, अब जो सर्वर साइड प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं उसको हम सर्वलेट एंड JSP में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब वेब सर्वर का एक टाइप है अपाचे टॉमकैट। ठीक है, अपाचे टॉमकैट की बात करें तो अपाचे टॉमकैट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज ए जावा कैपेबल वेब और HTTP सर्वर विच कुड एग्जीक्यूट स्पेशल जावा प्रोग्राम्स, जो जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसे हम सर्वर साइड प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं। एंड दीज प्रोग्राम आर नोन एज जावा सर्वलेट एंड JSP। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? टॉमकैट क्या है? पूरी तरह से ओपन सोर्स है, मतलब आप इसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, प्लस आप इसके कोड को देख भी सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब यूजर के लिए, यूजर को कुछ भी पे नहीं करना है, वो इसको फ्रीली यूज कर सकता है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस URL से, tomcat.apache.org। ठीक है, ये आपका URL है, इस URL से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक HTTP एप्लीकेशन है जो TCP IP के ऊपर रन करती है। ठीक है, यहाँ पे जो जनरली TCP IP जो आपका पोर्ट नंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट 8080 होता है, बट यू कैन चेंज दिस पोर्ट नंबर टू एनी अदर नंबर, मीन्स बिटवीन फ्रॉम 1024 टू 65535, इसके बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मगर बाय डिफॉल्ट जो टॉमकैट में कॉन्फ़िगर्ड होता है वो है 8080। ठीक है, तो टॉमकैट क्या है? बेसिकली एक HTTP सर्वर है जो सर्वर साइड प्रोग्राम्स को रन करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये tomcat.apache.org इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमारा अपाचे टॉमकैट है इसके कंपोनेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स बिलो सब डायरेक्टरीज, इसमें कुछ डायरेक्टरीज हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। बिना इनको हम देखे, इनकी XML फाइल को चेक किए हुए हम टॉमकैट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्टरीज हैं, इनके बारे में जानना बहुत मस्ट है। यहाँ पे हम इन डायरेक्टरीज के बारे में जानेंगे और इनके अंदर जो XML प्रेजेंट है, जिन XML के बारे में मैंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है, उनको वन बाय वन जाके चेक करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या सेट हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे हम कन्फिग्रेशन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बिन फोल्डर है टॉमकैट के अंदर, इट कंटेन्स द बाइनरीज एंड स्टार्टअप स्क्रिप्ट, शटडाउन स्क्रिप्ट एंड अदर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या है? बेसिकली जिन चीज़ों से टॉमकैट बना हुआ है उसकी बाइनरीज का मतलब सिंपल यहाँ पे क्लास फाइल बाइनरीज एग्जिस्ट करती हैं। आफ्टर दैट अपाचे टॉमकैट को स्टार्ट करने के लिए जो स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे विंडोज़ के लिए हमें बैच फाइल मिली हुई है एंड लाइनक्स के लिए शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, सिमिलरली शटडाउन स्क्रिप्ट, कैसे हमें शट डाउन करना है उसके लिए बैच फाइल एंड शेल स्क्रिप्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो बिन के अंदर हमारी लाइब्रेरीज, बाइनरीज एंड स्टार्टअप, शटडाउन और बाकी स्क्रिप्ट जो हमें यूज करनी है वो सारी की सारी प्रेजेंट रहती है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट फोल्डर है वो है कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर, कॉन्फ। इसके अंदर सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो सर्वर डॉट XML, इसमें 4 XML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है सर्वर डॉट XML, मतलब कि आपका पोर्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, एंड अगर आपको लोकल होस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब जो भी आपका URL और पोर्ट नंबर है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आपके सर्वर डॉट XML में डिफाइंड रहते हैं। नेक्स्ट रहती है वेब डॉट XML। ठीक है, वेब डॉट XML में बेसिकली जैसे इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे अगर हमें अपनी सारी की सारी डायरेक्टरी वेब पेजेस पे दिखानी है, उसके लिए कुछ कन्फ्यूजन रहती है। अगर वो नहीं दिखानी है उसके लिए कुछ कन्फ्यूजन रहती है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट डॉट XML जो यहाँ प्रेजेंट रहती है, देन टॉमकैट यूजर डॉट XML, ये 4 XML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ में। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा वेब एप्स।
इसके अंदर सारी की सारी ये वेब एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं, ठीक है। देन है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में अगर कोई हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी यहाँ पे पुट इन करनी है, इसमें टॉमकैट की अपनी जार फाइल्स भी प्रेजेंट रहती हैं, जो सारी की सारी वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल जार भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल जार का मतलब क्या है, जैसे अगर हमें JDBC डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो वो कनेक्टिविटी भी हम कर सकते हैं वाया प्लेसिंग स्पेसिफिक जार इनसाइड दिस लिब फोल्डर। आफ्टर दैट नेक्स्ट फोल्डर है लॉग्स। लॉग्स में बेसिकली हमारी लॉग फाइल्स, अगर कोई एरर आ रहा है या क्या प्रोसेसिंग हो रही है पूरे वेब सर्वर में, उसको व्यू करने के लिए हम लॉग फाइल्स देख सकते हैं। एंड एट द एंड वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर बेसिकली क्या है, दिस इज यूज्ड बाय JSP फॉर JSP टू सर्वलेट कन्वर्जन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी जावा है, जावा में दो कंपोनेंट होते हैं, एक है सर्वलेट एंड नेक्स्ट इज JSP, ठीक है। सर्वलेट क्या है, बेसिक कंपोनेंट है। बेसिक मीन्स बेसिक सर्वर प्रोग्राम से हैं जो जावा में लिखे जाते हैं। JSP क्या है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। जितनी भी JSPs हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एट द एंड सर्वलेट में ही कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो जो वर्क फोल्डर है वो यहाँ पे आपके JSP और सर्वलेट कन्वर्जन्स होते हैं, उनको कंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब जब भी आप सर्वर स्टार्ट करेंगे, तो जितनी भी JSP आपकी सर्वलेट में कन्वर्ट होंगी, तो वर्क फोल्डर उन सर्वलेट को सेव करके रखता है। तो इसको हम देखेंगे अभी, जब हम आपको डेमोस्ट्रेट करवाएंगे अपाचे टॉमकैट के जितने फोल्डर्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिन फोल्डर की तरफ देख चलते हैं। ओके, उससे पहले एक चीज़ और, हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारे वेब सर्वर हैं उसमें ये सारी सब डायरेक्टरीज होती हैं। तो अब इन सबको व्यू करने के लिए पहले एक बार मैं आपको व्यू करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 फ़ोल्डर, यहाँ पे मैंने 6 फ़ोल्डर आपको बताए हैं, बिन, कॉन्फ, वेब एप्स, लिब, लॉग्स एंड वर्क। तो एक बार उनको व्यू कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आप अपाचे टॉमकैट यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और उसको एक्सप्लोर कर दिया है। तो ये आपका बिन फ़ोल्डर है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर, देन लाइब्रेरी फ़ोल्डर, देन लॉग्स फ़ोल्डर, आफ्टर दैट वेब एप्लीकेशन फ़ोल्डर एंड वर्क फ़ोल्डर। ये टेम्परेरी फ़ोल्डर है जो टेम्परेरी जनरेट होता है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो बिन फ़ोल्डर में एक बार जाके चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे टाइप्स में जब आप फ़िल्टर करेंगे, तो टाइप्स में आपके यहाँ पे जार फाइल देखिए, एग्जीक्यूटिव जार फाइल, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। जार फाइल का मतलब है जावा आर्काइव। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज हैं जो टॉमकैट के अंदर इनबिल्ट हमें मिली हुई हैं, जो टॉमकैट को रन करने में टॉमकैट की हेल्प करती हैं। तो ये हैं सारी की सारी जार फाइल, ठीक है। ऐसे ही इसमें शेल स्क्रिप्ट होती हैं। शेल स्क्रिप्ट बेसिकली आपके लाइनेक्स एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल होती है। इनका विंडोज से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हर शेल स्क्रिप्ट के करस्पॉन्डिंग बैच फाइल होंगी जो विंडोज के लिए आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमारे पास जो दो फाइल्स आपको यहाँ पे फोकस करना है, जिन दो फाइल्स पे आपको फोकस करना है, एक है स्टार्टअप एंड देन सेकेंड वन इज शटडाउन। स्टार्टअप की हेल्प से आपकी जो टॉमकैट अपाचे टॉमकैट है वो स्टार्ट होता है, एंड शटडाउन की हेल्प से वो शटडाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप स्टार्टअप को रन कर दें, एंड शटडाउन करना है तो शटडाउन को रन कर दें, ठीक है। तो ये आपका है बिन फोल्डर, जिसमें आपकी लाइब्रेरीज एंड जितनी भी बैच फाइल है वो प्रेजेंट है, जो आपको यूज़ करनी है वाइल स्टार्टिंग एंड शट डाउन योर सर्वर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो मैंने 4 एक्सएमएल बताई थी, कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, टाइप से आप फ़िल्टर कर लीजिए, आपको एक साथ दिख जाएंगी सारी। देन सर्वर डॉट एक्सएमएल, टॉमकैट यूज़र डॉट एक्सएमएल एंड वेब डॉट एक्सएमएल। तो ये 4 फाइल आपको यहाँ पे बिल्कुल इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके नेक्स्ट जब आप सर्वलेट क्रिएट करेंगे तो कैसे सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, उनमें आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये 4 फाइल आपको बिल्कुल अपनी मेमोरी में फीड कर लेनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप फ़ोल्डर है आपका लिब फ़ोल्डर।
ठीक है। लिब फोल्डर में सारी की सारी एपीआईज जो जो आपको चाहिए, दैट इज फॉर यूसेज टू रन यूर वेब एप्लीकेशन, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। इसमें लेट सपोज आपको अपने जेडीबीसी के कनेक्शन बनवाने हैं, तो जो भी डेटाबेस आप यूज करेंगे उससे कनेक्शन बनाने के लिए आपको इंडिविजुअली एक डिफरेंट जार फाइल चाहिए, तो उस जार फाइल को आप यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है। वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट है लॉक्स। यहाँ पे जब भी आप सर्वर को स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे तो आपके लॉक्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे एक लॉक्स उठा के देख लेते हैं, जैसे कैटलीना, ये आपकी कैटलीना जो फाइल है, वहाँ पे आपके जब आप अपना टॉमकैट स्टार्ट करते हैं तो उसके लॉक्स क्रिएट होते हैं। एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है सर्वर, तो सारे के सारे लॉग्स प्रिंट करता है एंड एट द एंड ये शो करेगा सर्वर स्टार्टअप इन दिस मच मिली सेकेंड। तो अगर ये आपका आ रहा है विदाउट एनी एरर, तो इट मीन्स योर टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली। और अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं दिखाई देंगी, इट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम विद योर वेब एप्लीकेशन और विद योर टॉमकैट सर्वर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे और भी फाइल्स हैं, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कैटलीना डॉट, ठीक है, वो डेट के हिसाब से होगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे आप जितनी भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे इन फ्यूचर, उनको यहाँ पे फोल्डर के स्ट्रक्चर में आपको पुट डाउन कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर बने हुए हैं, इट मीन्स ये सारे के सारे वेब एप्लीकेशन हैं। हमने बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे सेलेक्टेड फोल्डर दिखा रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट टॉमकैट के साथ आते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे एक जावा बीन नाम का फोल्डर बनाया है, दैट इज ए वेब एप्लीकेशन। ठीक है। ये हमारी अपनी वेब एप्लीकेशन है। इसमें हमने इससे पहले लेक्चर में जो अपनी एप्लीकेशन बनाई थी उसके कंपोनेंट रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है वर्क फोल्डर। वर्क फोल्डर के अंदर आपके हर वेब एप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और उन जेएसपीज, कोई भी अगर जेएसपीज यहाँ पे हमारी वेब एप्लीकेशन में पड़ी हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे सर्वलेट फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो JSP डॉट क्लास, इट मीन्स दिस इज ए सर्वलेट क्लास। तो इससे पहले लेक्चर में हमने डेट डॉट JSP बनाई थी, तो उसका कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। इसको हम, वैसे ये क्लास फाइल है तो उसको हम व्यू नहीं कर सकते, जावा फाइल को हम व्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप देखें तो ये आपका सर्वलेट बन जाएगा। ये आपका कन्वर्टेड सर्वलेट है, जिसमें हमने जो भी डेट रिगार्डिंग अपने JSP में कोड लिखा था, वो कन्वर्ट होके सर्वलेट की फॉर्म में क्रिएट हो गया है। ठीक है। इनहेरेंटली जो टॉमकैट होता है वो आपके सर्वलेट को ही रन करता है। ठीक है। मगर आपको लगेगा कि आपकी JSP रन हो रही है, मगर इनहेरेंटली वो क्या करता है, JSP को सर्वलेट में कन्वर्ट करता है, देन सर्वलेट को रन करता है। ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर होता है। तो ये आपके 5 फोल्डर हैं जिन पे आपको, सॉरी 6 फोल्डर हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। कैसे इसके अंदर कौन कौन सी फाइल रिसाइड होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो इससे आप पूरा अपाचे टॉमकैट को गो थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि कैसे हमें अपने अपाचे टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना है फॉर सर्वलेट एंड JSP एप्लीकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले टॉमकैट को यूज करने के लिए फॉर सर्वलेट एंड JSP एप्लीकेशन हमें एक वेरिएबल दैट इज जावा होम सेट करना पड़ेगा एज ए सिस्टम वेरिएबल। ठीक है। और जावा होम में हमें जो अपनी वैल्यू देनी है वो क्या देनी है, जहां पे आपका JDK इंस्टॉल्ड है, जिस लोकेशन पे आपका JDK इंस्टॉल्ड है। तो इसके लिए प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है, देन गो टू सिस्टम प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट स्विच टू एडवांस टैब। ठीक है। एडवांस टैब पे स्विच करना है, देन क्लिक ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल्स, देन गो टू सिस्टम वेरिएबल्स एंड क्रिएट ए न्यू वेरिएबल with key name as java home, java underscore home, and value as jdk installed directory। ठीक है। तो ये मैंने आपको व्यू करवाया, दिखा रखा है यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है। सिस्टम वेरिएबल आपने बनाया है, उसमें जावा होम विथ द डायरेक्टरी वेयर यू हैव इंस्टॉल्ड योर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है। इसमें बिन तक नहीं देना है, सिर्फ JDK जहाँ पे पड़ा हुआ है उसका पाथ आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप जाइए माई कंप्यूटर में। ठीक है।
माई कंप्यूटर ओपन किया आपने, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और जाइए प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सॉरी, जो प्रोसीजर लिखा है उसी तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटीज में गए। देन जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, स्विच टू एडवांस टैब। Advanced system setting, go to advanced system setting, then environment variable, and after that you will see there are two variables here. First is user variable and second is system variable. User variables are specifically created for the user, like in my computer I have a user that is Lohan. So for this user I have created, or the application, different application create different user variable for to run these application सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने वेरिएबल्स बनाए हैं फॉर द यूजर लोहा। सिमिलरली यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल होते हैं जो पूरे सिस्टम के लिए अप्लाइड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक नया वेरिएबल बनाया है जावा होम। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है। जस्ट क्लिक ऑन न्यू, आफ्टर दैट टाइप java underscore home, and in variable name just provide the path of java development kit folder where you have installed your jdk। देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मैं गया इस एसर में। उसके बाद यहाँ पे दो आपको फोल्डर दिखेंगे प्रोग्राम फाइल्स में। जो x86 है वो 32 बिट के लिए होता है, मगर बेसिकली आपका कंप्यूटर अभी करंट में जितने भी सिस्टम्स हैं वो 64 बिट पे आते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, वहाँ जाएंगे, देन जावा फोल्डर को चेक करेंगे, उसके बाद जेडीके, यहाँ पे जेडीके मिलेगा। तो इस पूरे पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। आपने कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे ये आपका सिस्टम वेरिएबल जावा अंडरस्कोर होम के नाम से क्रिएट हो जाएगा और आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे क्रिएटेड है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल है जावा अंडरस्कोर होम। तो आपका पहला स्टेप जो आपका वेरिएबल जावा अंडरस्कोर होम है वो आपको क्रिएट करना था, वो आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले आपको टॉमकैट सर्वर में जो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है उसके अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सर्वर डॉट एक्सएमएल में। सर्वर डॉट एक्सएमएल बेसिकली यहाँ पे आपकी, अगर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकते हैं और इट्स अप टू योर विल। अगर आप चाहें तो आप उसमें पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टीसीपी पोर्ट नंबर डिफाइंड होता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट 8080। तो यू कैन चेंज दिस नंबर टू द रेंज प्रोवाइडेड बाय द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस रेंज के बिटवीन आपको कोई नंबर चूज करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस फाइल को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इस फाइल में आपको चेंजेस करने हैं। तो आप कौन फोल्डर के अंदर गए, फाइल नेम इज सर्वर डॉट एक्सएमएल, राइट। ठीक है, यहाँ पे सर्च कीजिए 8080। तो ये सेगमेंट है कनेक्टर पोर्ट। तो ये जो पोर्ट लिखा है इस पोर्ट पे आपकी एप्लीकेशन, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो लिसन होंगी। इसको आप माइट भी अगर चेंज करना चाहे तो 8081 भी कर सकते हैं, 8082 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। द रेंज कैन बी फ्रॉम 1024 टू 65535, दैट इज एनीथिंग। ठीक है, आप यहाँ पे 769 7363 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में जब हम अपना सर्वर रन करेंगे तो। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये आपकी फाइल है, इसमें आप सर्च कीजिए 8080, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 8080 होता है, दैट यू कैन चेंज टू एनीथिंग बिटवीन 1024 टू 65535, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज वेब डॉट एक्सएमएल। ठीक है, देन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल एंड एट देन टॉमकैट यूजर डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे।
वेब डॉट एक्सएमएल में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इनेबलिंग डायरेक्टरी लिस्टिंग। ठीक है, चलिए पहले मैं इससे पहले आपको सर्वर डॉट एक्सएमएल में जो चेंजेस हम करेंगे रिगार्डिंग पोर्ट नंबर, एक बार उसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैसे रन करना है। ठीक है, अपाचे टॉमकैट के अंदर हम गए। ठीक है, अगर सर्वर स्टार्ट करना है तो बिन में जाइए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, जो कीबोर्ड में आपकी शिफ्ट की है उसको प्रेस कीजिए, देन माउस राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दीजिए, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी स्टार्टअप जो फाइल है, जो बैच फाइल है, उसके थ्रू आप सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो आपने सर्वर स्टार्ट किया। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट जो हमारा पोर्ट नंबर है दैट इज सेट टू 8080। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस पोर्ट पे अभी लिसन कर रहा है, जो हमारी एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे लिसन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो, तो ये आपका पूरा का पूरा यूआरएल है। ठीक है, लोकल है, होस्ट इज होस्ट नेम एंड 8080 इज प्रोटोकॉल। तो ये सेपरेटेड होते हैं बाई कॉलम। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो अपाचे का होम पेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका अपाचे का होम पेज है। ठीक है, अब मैं आपको आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको पोर्ट नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर को लेट सपोज आप कीजिए 8090। ठीक है, इसको मैंने फाइल में जाके सेव कर दिया, सेव। तो ये सेव हो गया। अब जब भी हम कुछ एक्सएमएल फाइल्स में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसके लिए हमें अपने सर्वर को एक बार शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर शट डाउन कर दिया। उसके बाद सर्वर को हमें दोबारा स्टार्ट करना है। तो सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्वर स्टार्टअप इन दिस मच मिली सेकेंड। अपने ब्राउजर पे जाइए, ब्राउजर पे जाएंगे जब आप, अगर आप इसको दोबारा से रन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो ये रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज कर दीजिए, जो हमने नया पोर्ट नंबर डाला है उसको आप डाल दीजिए। उसको डालते ही आपका जो अपाचे टॉमकेट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर न्यू पोर्ट नंबर। तो इस तरीके से हम अपने पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होता है तो हाथ भी हमारा 8080 पे सेट होता है, तो बेसिकली उसको 8080 ही रखिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से हम शट डाउन करके दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द चेंजेस रिगार्डिंग, दैट इज द चेंजेस रिगार्डिंग पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूं, अभी भी 8090 पे चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। तो इसको मैंने स्टॉप कर दिया, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया है, दोबारा से एक बार कर लेते हैं रन हम। तो यहाँ पे ये चलना बंद हो गया, तो इट मीन्स दैट इज रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल पोर्ट नंबर दैट इज 8080। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारा चेंजेस हो गए रिगार्डिंग सर्वर डॉट एक्सएमएल। वी हैव चेंज द पोर्ट नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सेस द वेब एप्लीकेशन और अपाचे टॉमकेट बाय द न्यू पोर्ट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वेब डॉट एक्सएमएल। उसमें जो मेन चेंजेस हैं दैट इज रिगार्डिंग डायरेक्टरी लिस्टिंग। अब होता क्या है कि जब भी आप अपना कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई इंडेक्स एचटीएमएल या इंडेक्स डॉट जेएसपी नहीं क्रिएट की है,
तो प्रॉब्लम क्या होगी, when you will try to access your web application, तो आपकी वेब एप्लीकेशन विदाउट हैविंग एनी इंडेक्स फाइल, वो आपको कुछ भी शो नहीं करेगी, इट विल शो यू एन एरर। अगर आपने क्या किया है, जो डायरेक्टरी लिस्टिंग है उसको इनेबल नहीं किया है, तो वो एरर शो करेगी। तो इन केस ऑफ टेस्ट सर्वर हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग को इनेबल कर देते हैं, ताकि इन केस अगर आप अपने एप्लीकेशन को विदाउट प्रोवाइडिंग एनी जीएसपी फाइल एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग के फॉर्म में सारे के सारे फाइल्स या सारे के सारे कंपोनेंट आपको शो करा देगी। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा देखते हैं। इफ इन केस देयर इज नो इंडेक्स फाइल, मैं आपको अपनी जावा बीन वाली एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट की थी एक बार वो दिखा देता हूँ आपको, कि कैसे हम उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रनिंग्स के अंदर गए, यहाँ पे अपाचे टॉमकैट। अब हमने जो वेब एप्लीकेशन बनाई थी दैट इज इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज जावा बीन। तो जावा बीन के अंदर अभी कोई इंडेक्स डॉट जेएसपी नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने जावा बीन को एक्सेस ट्राई करते हैं, जावा बीन को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट एनी जेएसपी फाइल। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एरर आ गई, HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड, मतलब ये हमें नहीं मिला। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो हमारी डायरेक्टरी लिस्टिंग है वो क्या है, डिसेबल्ड है, तो उसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। अब उसको इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा, जावा बीन, यहाँ पे हम अपाचे टॉमकैट के अंदर जाते हैं, कॉन्फ के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल, देन यहाँ पे जो डिफॉल्ट सर्वलेट की जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करेंगे, हम लिस्टिंग को हम ट्रू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो डिफॉल्ट सर्वर जितने भी यहाँ पे सर्वलेट प्रेजेंट हैं उनके लिए लिस्टिंग क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ये डिफॉल्ट सर्वर टॉमकैट का अपना सर्वलेट है, ठीक है, जो कि आपकी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करता है। तो जैसे ही आप कुछ भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो ये वाया डिफॉल्ट सर्वलेट ही जाती है। अगर आपने डिफॉल्ट सर्वलेट की लिस्टिंग को फॉल्स किया है तो आपको एरर शो होगी, व्हेन यू आर यूजिंग योर वेब एप्लीकेशन विदाउट हैविंग एनी इंडेक्स फाइल। ठीक है, कोई इंडेक्स फाइल आपने नहीं दी है और डायरेक्टली आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एरर दिखा दी। अब इन केस अगर आपने इसको ट्रू किया है लिस्टिंग को, तो देखते हैं क्या होता है। इसके लिए पहले आपको सर्वर दोबारा से स्टॉप करना पड़ेगा। एक्सएमएल फाइल में कोई भी चेंज हमेशा रिफ्लेक्ट होता है बाय रीस्टार्टिंग द सर्वर। ठीक है, तो जब भी आपने स्टॉप किया आपके सारी की सारी एप्लीकेशन स्टॉप होती है। ठीक है, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप डॉट बैच चलाएंगे आप, इससे आपका सर्वर स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये है डायरेक्टली लिस्टिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे ही वेब एप्लीकेशन को आप वेब एप्लीकेशन के नाम से हिट करेंगे, तो अगर आपकी लिस्टिंग इनेबल्ड है, इट मीन्स इट विल शो ऑल द डायरेक्टरी फाइल्स, इट विल शो ऑल द डायरेक्टरी फाइल्स। तो इसमें दो फाइल्स हैं, date.jsp एंड स्टूडेंट डिटेल डॉट जेएसपी। तो date.jsp पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये आपको इसका आउटपुट दिखाएगी, एंड एट द एंड स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जेएसपी में क्लिक करेंगे तो वो उसमें जो भी प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्म करेगी। तो डायरेक्टरी लिस्टिंग का मतलब यही है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सर्वर पे ही हेल्पफुल होती है। आप प्रोडक्शन पे इसको ट्राई करेंगे तो ये आपके लिए एक सिक्योरिटी फ्लॉ है। इट मीन्स अगर आप अपनी वेब एप्लीकेशन को, कोई भी इंट्रूडर है या हैकर है वो आपकी वेब एप्लीकेशन को हिट करेगा तो उसको सारी की सारी डायरेक्टरी फाइल दिख जाएंगी। दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। सो दिस इज ओनली फॉर यूर टेस्ट सर्वर। ठीक है, इसको हमेशा टेस्ट सर्वर में ही यूज करना है। It will show the directories and file present inside the web application only when directory listing is enabled, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, टैग क्या है आपका, लिस्टिंग। इस लिस्टिंग टैग को आपको web.xml में सर्च करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ
टेस्ट सिस्टम में हैंडी होता है, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्शन सिस्टम में कभी भी इसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये सिक्योरिटी फ्लॉ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी फाइल थी, ठीक है, डिफॉल्ट सर्वलेट आपको यहाँ पे सर्च करना है web.xml में। उसके अंदर जो सब कंपोनेंट है लिस्टिंग में आपको फॉल्स को हटा के ट्रू कर देना है। जैसे ही आप ट्रू करेंगे तो आपको डायरेक्टरी व्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये फॉल्स ही रहेगा तो ये व्यू नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है context.xml। कॉन फोल्डर के अंदर ही context.xml नाम की एक फाइल है। ये बेसिकली यूज होती है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जो हमें चेंज करना है, वो एट्रीब्यूट है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें हमें जो रीलोडेबल की है उसको ट्रू सेट करना है। अब ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि लेट सपोज आप अपनी जीएसपी में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो विदाउट रीस्टार्टिंग द सर्वर यू कैन रिलोड योर कोड चेंजेस, अगर आपने रिलोडेबल ट्रू किया हुआ है तो, एल्स ये रिलोड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक रिलोडिंग के लिए हम इस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। इट विल इनेबल ऑटोमेटिक रिलोड आफ्टर कोड चेंज। अगर आपने रिलोडेबल ट्रू किया है तो इट मीन्स अगर आपने अपनी जीएसपी में या सर्वलेट में कोई भी कोड चेंज किया, इट विल रिफ्लेक्ट टू योर एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी हमेशा टेस्ट सिस्टम में हैंडी होता है, प्रोडक्शन सर्वर पे आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जनरली क्या होता है टॉमकैट में आप context.xml के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका ये टैग है, यहाँ पे आपको रीलोडेबल इज इक्वल टू ट्रू ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पे खुद से ऐड करना है। ठीक है, इसके ऐड करते ही आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप कोई चेंज अपनी जीएसपी में करते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली रिलोडेबल इक्वल टू ट्रू सेट किया हुआ है। अब मैं अपनी जीएसपी में कुछ चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूज बीन एग्जाम्पल, इसको मैं यहाँ पे आज की डेट से लिख देता हूँ 24 अप्रैल। ठीक है, इसको दोबारा से मैं रिलोड करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पे date.jsp, तो यहाँ पे आप टाइटल में देखिए यूज बीन एग्जाम्पल दैट इज 24 अप्रैल। ठीक है, तो ये आपका दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, देन न्यू डेट टाइम इज, और यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू डाल देता हूँ ताकि आपको रिफ्लेक्ट हो वो चीज़ें आपकी जीएसपी में, तो ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो विदाउट रीस्टार्टिंग द सर्वर वी कैन सी आवर न्यू चेंजेस और द अपडेटेड वंस दैट वी हैव डन इन आवर जीएसपी। ठीक है, तो जो रीलोडेबल टैग है उसको आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स ये है, कॉन्टेक्स्ट वाले जो टैग है उसमें रीलोडेबल इज इक्वल टू ट्रू, ये आपको डालना है, एग्जैक्टली यही डालना है। ठीक है, कुछ भी इसमें इसके अलावा चेंजेस नहीं करने हैं। डबल कोट्स के अंदर ट्रू लिखना है, सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा, और इस फाइल में इससे ज़्यादा कुछ और होता भी नहीं है। अगर आप देखें तो इस फाइल में कॉन्टेक्स्ट, इस फाइल में इस कॉन्टेक्स्ट टैग के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सीधे दिख जाएगा टैग। इस टैग में क्या करना है, यहाँ पर रीलोडेबल इज इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है tomcat user.xml। ये फाइल बेसिकली होती है कि आप अगर आपको GUI के थ्रू अपना सिस्टम या अपना अपाचे टॉमकैट रीस्टार्ट करना है या स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है तो आप वाया GUI भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पहले यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेक करने पड़ेंगे कि ये क्या है, वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं tomcat-users.xml जो कि आपकी कॉन फोल्डर के अंदर पड़ी है, उसमें tomcat users टैग एक बार चेक कीजिए, और वहाँ पे जो यूज़र रोल है मैनेजर GUI, उसके अंदर जो यूज़र टैग है वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट इज द डिटेल्स प्रेजेंट इनसाइड tomcat users.xml। तो यहाँ पे इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये डिसेबल्ड है,
तो इसको हमें इनेबल करना है सबसे पहले, ठीक है। इस टैग को हटाते ही आपका ये इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे रोल नेम, इसको हटा दीजिए क्योंकि हमें सिर्फ एक रोल नेम चाहिए। तो टॉमकैट यूजर्स रोल नेम इज इक्वल टू मैनेजर जीयूआई, रोल नेम इज इक्वल टू मैनेजर जीयूआई, ठीक है। ये हमारा रोल है कि हमने क्या करना है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टॉमकैट में हमें दिख रहा है उसको हमें चेंज करना है, ठीक है। टॉमकैट यूजर नाम का टैग आप सोच रहे होंगे कहाँ पे है, तो ये ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम रोल नेम चेंज कर रहे हैं। तो रोल नेम इज इक्वल टू मैनेजर जीयूआई एंड यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम इज इक्वल टू, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टॉमकैट, ठीक है। और रोल्स इज इक्वल टू मुझे दोबारा से मैनेजर जीयूआई डाल देना है, इस क्योंकि हम इस रोल के लिए ये यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि जो हमने चेंजेस किए हैं, यहाँ पे कुछ एरर है। लाइन नंबर 38 एलिमेंट, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं अच्छे से। ये कुछ एरर यहाँ पे इसने शो किए हैं, इट मीन्स जो हमने चेंजेस किए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टैग मिस कर दिया है, एरो टैग मिस कर दिया है। अब ये सही से बंद भी होगा और स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टअप डॉट बैच से। स्टार्टअप डॉट बैच चलाते ही आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम बोल रहा है, माइट भी हमने जो चेंजेस किए हैं वो सेव ना हुए हों। तो एक बार इसको देख लीजिए दोबारा से। रोल नेम इज इक्वल टू मैनेजर जीयूआई एंड आफ्टर दैट वी हैव चेंज्ड द यूजर। एक बार स्लाइड में एक्चुअल चेंजेस हमने क्या कर रखे हैं ये देख लेते हैं। टॉमकैट यूजर, तो ये सही है। एक बार दोबारा से हम स्टार्ट कर लेंगे, दोबारा से स्टॉप करके दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। शट डाउन कर दिया सर्वर एंड आफ्टर दैट वी विल रीस्टार्ट द सर्वर, ठीक है। तो शायद वो पुराने लॉग्स फाइल दिखा रहा था और अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है कम्प्लीटली, क्योंकि कोई एरर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सर्वर स्टार्टअप इन 2009 मिली सेकेंड। तो चेक कर लेते हैं एक बार सर्वर को एक्सेस करके, ठीक है। जैसे ही आप लोकल होस्ट 8080 करेंगे तो आप यहाँ पे टॉमकैट जीयूआई में जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए एक अलर्ट पॉपअप होगा, ठीक है। तो मैनेजर ऐप में क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैनेजर ऐप पे क्लिक होते ही आपको यहाँ पे अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने हैं। तो आपने टॉमकैट प्रोवाइड किया, अगर ये सही है तो ये साइन होगा, एल्स इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशन हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये बेसिकली आपका जीयूआई है टू एक्सेस अपाचे टॉमकैट। अब सर्वर स्टार्ट या स्टॉप करना है उसके लिए आपको यहाँ पे हर एप्लीकेशन के लिए भी इंडिविजुअली रिलोड एंड स्टॉप की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। स्टॉप रिलोड, ये सारी फंक्शनैलिटी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्वर स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर सर्वर, कितनी मेमोरी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या मेमोरी फुल तो नहीं होगी, मैक्सिमम मेमोरी कितनी है, यूज्ड कितनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन मैनेजर, हाउ टू एक्सेस योर टॉमकैट एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक है। अब अगर आपको स्टॉप करना है
तो सर्वर को आप स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप सर्वर को चेक करेंगे एक बार कि आपका सर्वर स्टॉप हुआ या नहीं। तो ये आपका सर्वर, आपने अपने जो बेस सर्वर है उसको स्टॉप कर दिया। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपको व्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, आप यहाँ से अपनी जावा बीन के अंदर भी जा सकते हैं, तो आपको अपनी डेट डॉट जेएसपी, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जेएसपी ये व्यू होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेस सर्वर को ग्राफिकली वे में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इन बाई चेंजिंग द वैल्यूज इनसाइड tomcat -users.xml जो कॉन्फ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप है कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे एक नई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, कैसे नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं, और कैसे हम अपना एक नया जावा सर्वलेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितने भी बचे हुए स्टेप्स हैं ऑन हाउ टू कॉन्फ़िगर टॉमकैट फॉर सर्वलेट इन जेएसपी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितनी भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट में पोस्ट डाउन कीजिए। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरी। अभी तक कोई क्वेरी आई नहीं है, मगर ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम इसको घर पे पढ़िए, टॉमकैट को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे इन चीज़ों से खेलिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वंस अगेन।